जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरीज़ के सीज़न 1 एपिसोड 5 एंड 6 के बारे में। एपिसोड 5 का नाम है बाल, जो कि एक डीमन का नाम होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं लिव और मैट। और ये दोनों कई सालों से बच्चा ट्राई कर रहे थे, लेकिन इनका भी बच्चा नहीं हो पा रहा था। ये हॉस्पिटल आए होते हैं जहाँ पे एक डॉक्टर से मिलते हैं, जहाँ डॉक्टर उनसे कहता है कि उनमें से एक बच्चा करने के योग्य नहीं है, तो भलाई इसी में है कि वो लोग कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले। लेकिन लिव उससे कहती है कि वो अडॉप्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैट एक एक्टर होता है जो कि कई सारी फिल्मों में काम कर चुका था, और वो अपनी वाइफ लिव से कहता है कि वो जा रहा है गाड़ी निकालने के लिए, तो कुछ देर बाद बाहर आ जाए। उसके बाद लिव जब रिसेप्शन पे जाती है तो उसे बेरेंडेटा नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि उससे कहती है कि उसका पति उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। लिव उससे कहती है कि उन्हें डॉक्टर के साथ एक और अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, तो बेरेंडेटा उससे कहती है कि क्यों ना वो कुछ और ट्राई करे। वो उसे बाल डीमन का एक पुतला देती है जो कि स्ट्रक्चर्ड नहीं था, और वो उससे कहती है कि ये एक जादुई पुतला है जिसका नाम सुमेरियन है और इसे बेबीलोनियन भी कहा जाता है। और अगर बिस्तर के नीचे रख के इसे सोया जाए तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा हो जाता है। ये सुन के लिए वो उससे कहती है कि वो सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी है, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब रही है, तो अगर वो एक चीज़ और ट्राई कर लेगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसकी बात मान के वो उस पुतले को रख लेती है और रात को वो उसे अपने बेड के नीचे डाल देती है, और उसके बाद वो अपने पति के साथ सोती है। फिर हमें एक साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे उस रिचुअल की वजह से लिव को एक बच्चा हो गया था, और उसने नॉर्मा नाम की एक केयर टेकर भी रखी हुई थी उसके बच्चे और घर का ख्याल रखने के लिए। मैट कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जाता था, जिसकी वजह से वो घर में नहीं रह पाता था, और लिव को अकेले ही उस बच्चे का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन लिव को लगता था कि उसका बच्चा उसको माँ मानता ही नहीं है, क्योंकि जब भी वो उसके पास होता है वो रोता रहता है, और अगर वो किसी और की गोद में जाता है तो वो शांत हो जाता है। रात को लिव अपने बिस्तर के नीचे से उस पुतले को बाहर निकालती है और देखती है कि वो पुतला कुछ बदल सा गया है। उसके सींग निकल आए हैं और उसका फेस भी काफ़ी ईविल सा लग रहा है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वो अपने क्लोजेट के एक डब्बे में उसे डाल देती है। तभी वहाँ मैट आ जाता है, जो कि अपनी शूटिंग छोड़कर घर में आ गया था। तो लिव उससे पूछती है कि आखिर वो शूटिंग छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गया। वो उससे कहता है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो अकेले ही बच्चे का ख्याल रखती है और वो अपने बच्चे को देख तक नहीं पाता। लिव उससे कहती है कि उसे भी बुरा लगता है कि वो घर में नहीं रह पाता है। तो मैट उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी इस फिल्म को ख़त्म करेगा और उसके बाद वो यहाँ पर रहने के लिए आ जाएगा। उसके बाद लिव उसे बताती है कि उसे लगता है कि उसका जो बच्चा है वो उसे माँ मानता ही नहीं है। ये सुन के मैट उससे कहता है कि ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पहली बार उसे बच्चा हुआ है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, जिसकी वजह से ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल बात है। उसके हार्मोन्स में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो गया है, जिसकी वजह से उसे ये सब थॉट्स आ रहे हैं। तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। वो उसे एक डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है जो कि यहाँ पर आएगी और उसे बताएगी कि उसे आगे क्या करना है। ये सुन के लिए खुश हो जाती है कि उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है। और जब वो रात को सो रही होती है तो अचानक से उसे अपने बच्चे के वेबकैम से कुछ आवाज़ आती है। जब वो कैमरे की तरफ देखती है तो वहाँ पे उसे एक डीमन नज़र आता है जो कि उस बच्चे को लेने आया था। और ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और तुरंत भागकर अपने बच्चे के पास जाती है और देखती है कि वो बिल्कुल सही सलामत है। तभी अचानक उसे वो क्लोजेट खुला हुआ दिखता है, और जब वो उसके अंदर देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो कैमरा में देखती है और उसे पता चलता है कि वो डीमन ठीक उसके पीछे खड़ा है, और जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर भी उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। इस घटना के बाद वो काफ़ी डर गई थी और वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है अपना चेकअप कराने के लिए, जहाँ पे डॉक्टर उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जब वो डॉक्टर को सारी बात बताती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, दरअसल उसके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, इसीलिए वो ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रही है। नीरू उससे कहती है कि अगर वो उसे कोई पिल्स प्रिस्क्राइब कर रही है तो उसे वो पिल्स नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मानना है कि अगर ये नॉर्मल चीज़ है तो वो बिना पिल्स के भी ठीक हो सकती है। उसके बाद वो अपने घर में चली जाती है, जहाँ पे वो अपने बच्चे को नहलाने लगती है, और इस बार उसका बच्चा उसके टच से बिल्कुल भी रो नहीं रहा था। वो अपने बच्चे को नहला के सुला देती है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है, और आज वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका बच्चा उसे माँ मानने लगा है। जब मैट वापस घर आता है तो वो उसे इसके बारे में बताती है, तो मैट उससे कहता है कि ये सब उस डॉक्टर का कमाल है। उसने डॉक्टर से बातें करी, उससे कई सारी चीज़ें सॉल्व हो पाई हैं। जब मैट अपने काम पे चला जाता है तो लिव अपने बच्चे के पास जाती है, जहाँ पर उसके बेड के ऊपर वो उसी पुतले को देखती है जिसके अब विंग्स भी निकल आए थे। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि नॉर्मा ने ये किया है, और वो नॉर्मा के पास जाके उससे पूछती है कि क्या ये पुतला क्लोजेट से उसने बाहर निकाला था। नॉर्मा जब उस पुतले को देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है और उसे कहती है कि ये डीमन का पुतला है और उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो तुरंत उसकी जॉब छोड़कर चली जाती है। तभी लिव को बेसमेंट के अंदर से कुछ आवाज़ आती है, और जब वो बेसमेंट के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर स्क्रैच के निशान मिलते हैं। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और उसे लगता है कि ज़रूर वो डीमन यहाँ पे रह रहा है। जब उसका पति वापस घर में आता है तो वो उसे सारी बात बताती है,
तो मैट उससे कहता है कि क्या पता वहाँ पे कोई रकून आ गया होगा जो कि ये सब स्क्रैच बनाया हो, लेकिन लिव का यही कहना था कि वहाँ पे कोई डीमन रहता है। वो उसे सच बताती है कि उसने दरअसल एक पुतले की मदद से अपने बच्चे को पैदा करवाया है और उसका मानना है कि ये डीमन का पुतला है और उसकी मदद से वो बच्चा पैदा हुआ है और वो उसे वापस लेने आया है। ये सुन के मैट उससे कहता है कि वो डॉक्टर से इस बारे में पूछेगा कि वो आगे क्या कर सकते हैं। रात को लिव इंटरनेट पे सर्च करती है उस पुतले के बारे में और उसे पता चलता है कि दरअसल वो एक डीमन का पुतला है जिसका नाम बाल डीमन है और उसे गॉड ऑफ फर्टिलिटी भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी डिमोनिक एंटिटी है जिसकी मदद से लोग बच्चे पैदा किया करते थे। लेकिन बच्चे के पैदा होते ही वो डीमन बच्चे को अपने साथ ले जाता था। उसके बाद वो अपने बच्चे के कमरे में जाती है जहाँ पे उसे कुछ आवाज़ आती है और उसे लगता है कि शायद वो डीमन कुछ उससे कहना चाहता है। अगले दिन वो उस आवाज़ को एकदम क्लीन करती है और सुनती है तो उसे लगता है कि डीमन ने ये कहा है कि वो उसके बच्चे को चाहता है। वो मैट को भी वो ऑडियो सुनाती है, लेकिन मैट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मैट वहाँ पे डॉक्टर को ले आता है और उससे कहता है कि वो इससे बात करे। जब डॉक्टर उस ऑडियो को सुनती है तो उसे भी कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो उसे कुछ पिल्स प्रिस्क्राइब करती है ताकि वो उसे खाकर चैन से सो सके। रात को मैट के कुछ दोस्त उसके घर में आए होते हैं, जहाँ पे वो सभी जब एंजॉय कर रहे थे तो वहाँ पे उन्हें एक वीजी बोर्ड मिलता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो लोग उसके साथ कुछ खेलें। वो सभी उस पर अपनी उंगलियाँ रखते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई स्पिरिट है या नहीं। तो तभी वो बोर्ड हिलता है और उसमें लिखा हुआ आता है कि उसे उसका बच्चा चाहिए। ये देखकर लिव काफ़ी डर जाती है और वो तुरंत चिल्लाने लगती है और मैट उससे कहता है कि वो ऐसी हरकत बिल्कुल ना करे, क्योंकि इससे उनके दोस्तों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो उससे कहती है कि उसे उसके दोस्तों से कोई मतलब नहीं है। वो तुरंत अपने बच्चे के पास जाती है और उसे गोद में ले लेती है और तभी वो खिड़की पे बाल डीमन को देखती है जो कि उसकी तरफ देखकर चिल्ला रहा था। ये देखकर वो उससे कहती है कि वो उसे अपना बच्चा कभी भी नहीं देने वाली। अगले दिन वो बर्नाडेट के पास जाती है और उससे उस पुतले के बारे में पूछती है और उसे कहती है कि आखिर उसने उसे पुतला दिया क्यों था। बर्नाडेट उसे अपने घर में लेकर जाती है और उसे बताती है कि दरअसल बस वो उसकी मदद करना चाहती थी और उसे नहीं पता था कि ये पुतला जो है वो बाल डीमन का है। उस बाल डीमन को रोकने के लिए उसे जान से मारना पड़ेगा और उसे जान से मारने के लिए वो उसे एक चाकू देती है जो कि बहुत ही पुराना चाकू था और वो किसी रिचुअल से बनाया गया था। अब लिव रात को अपने घर में कैंडल जलाती है और रिचुअल परफॉर्म करने लगती है और बुक में जैसे स्पेल लिखे होते हैं वो वैसे ही स्पेल पढ़ने लगती है। तभी उसे लगता है कि बाल डीमन आ गया है तो वो उस पर चाकू चला देती है, लेकिन वो देखती है कि दरअसल वो बाल डीमन नहीं बल्कि उसका पति है। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और उसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लिव को देखते हैं जो कि अब एक मेंटल हॉस्पिटल में थी और उसके वार्ड में मैट आता है उससे मिलने के लिए। मैट उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके साथ वापस रहने आए। तो लिव उससे कहती है कि अगर वो वहाँ पर आएगी तो वो खतरा बन जाएगी, इसीलिए वो नहीं चाहती कि वो उसके साथ दोबारा रहने आए। मैट उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे और वहाँ से चला जाता है। और जब वो अपनी गाड़ी में जाता है तो हम उसकी गाड़ी में बर्नाडेट को देखते हैं जो कि उसे आते ही किस करती है और हम समझ जाते हैं कि दरअसल ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और मैट अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। वो घर जाके उसके दोस्तों को बुलाता है और सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और उनकी बातों से हमें पता चल पाता है कि दरअसल वो लोग लिव को पागल बनाना चाहते थे, इसीलिए उन सब ने ये ड्रामा किया ताकि लिव मेंटल इंस्टीट्यूशन में चली जाए और मैट अपनी गर्लफ्रेंड बर्नाडेट से शादी कर सके। उन सब ने झूठी कहानी बनाई थी और दरअसल प्रोस्थेटिक के मदद से एक बंदा बाल डीमन बनता था और उसे डराया करता था। वो सभी ये सारी बातें याद करके बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर बाल डीमन आ जाता है जो कि एक एक करके उन सबको जान से मारने लगता है। मैट जब ये देखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो बाल डीमन उसे छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद मैट को जेल हो जाती है और जब वो जेल में होता है तो उसकी वाइफ लिव उससे मिलने के लिए आती है, क्योंकि उससे कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने उसे धोखा दिया। मैट उससे कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं लॉयर रखने के लिए, तो कृपया करके वो उसके लिए लॉयर रखे। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि उसने उसे धोखा दिया था और अब उसने अपने ही दोस्तों को मार डाला है तो वो जेल में आ गया है। मैट उससे कहता है कि उसे बाल डीमन ने मारा है जो कि सच में है, लेकिन लिव उससे कहती है कि वो सिर्फ उसकी मनगढ़ंत कहानियाँ थी जो कि उसने उसे सुनाई थी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और जब रात को वो अपने घर में होती है तो बाल डीमन उससे मिलने के लिए आता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दरअसल एजाइलम में उसने वो रिचुअल परफॉर्म किया था जहाँ पे सच में उसने बाल डीमन को समन कर लिया था और बर्नाडेट ने जो उसे स्पेल्स दिए थे वो एकदम असली स्पेल्स थे, जिसकी वजह से बाल डीमन वहाँ पर आ गया था उसकी मदद करने के लिए। बाल डीमन उससे अपनी आज़ादी मांगता है। उसने बाल डीमन को बंदी बना लिया था और वो डीमन उससे अपनी आज़ादी मांगता है, लेकिन लिव उससे कहती है कि अगर वो उसे खुश करेगा तो वो उसको आज़ाद कर देगी। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, सेकंड एपिसोड का नाम है फेरल और ये कहानी है एक परिवार की जो कि एक ट्रिप पे जा रहे थे। इस परिवार में होते हैं एक कपल जे और एडी और उनका एक छोटा बच्चा जिसका नाम होता है जेकब।
ये सभी जंगल में कैंपिंग करने जा रहे थे, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जब ये लोग उस डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रात को जे और एडी अपने बच्चे को टेंट में सुला देते हैं और उसके बाद वो खुद भी सोने के लिए जाते हैं। तो उनके पीछे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगल की ओर से उन्हें घूर रहा था। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो जेकब और जे फिशिंग के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे जेकब उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने लगता है। इधर एडी के टेंट के पास उसे खून नज़र आता है और जब वो उस खून को फॉलो करते हुए आगे जाती है तो उसे एक मरा हुआ डियर मिलता है, जिसे बड़ी बेरहमी से किसी ने जान से मार डाला था। इधर जे जब जेकब को ढूंढ रहा होता है तो जेकब उसे कहीं पर भी नहीं मिलता, जैसे उसे लगता है कि शायद उसका बेटा गायब हो गया है। तभी एडी वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि यहाँ पे खतरा है, तो वो बताए कि उसका बेटा कहाँ पर है, लेकिन वो उससे कहता है कि उसका बेटा खो गया है। ये देखकर एडी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसके बाद हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जे और एडी अब पूरी तरह अलग हो चुके थे, क्योंकि एडी जे को जिम्मेदार मानती थी उसके बच्चे को खोने का। जे जब अपने घर में होता है तो उससे बॉब नाम का एक हंटर मिलने के लिए आता है, जो कि उससे कहता है कि उसने उसके बच्चे को वुड्स में देखा है, जो कि 10 साल पहले वहाँ पर खो गया था। ये उसकी बात पे यकीन नहीं करता तो वो उसे एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें ऐसा लग रहा था कि शायद वो लड़का उसका बच्चा ही है। तभी वो हंटर उसे उसकी वॉच दिखाता है और उसे कहता है कि उस बच्चे से ये वॉच गिरी थी। ये देखकर जे समझ जाता है कि उस दिन उसके बच्चे को उसने वो वॉच दी थी और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। तो बॉब उससे कहता है कि उसके बच्चे को वापस लाने के लिए उसे $10,000 चाहिए। अब जे के पास उतने पैसे नहीं होते, इसीलिए वो अपनी वाइफ के पास जाता है, जो कि अब किसी और आदमी के साथ रह रही थी। अपनी वाइफ से वो सारी बात बताता है तो वो उससे कहती है कि क्या पता वो आदमी फ्रॉड हो, जो कि यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने आया हो। लेकिन जे उसे वो वॉच दिखाता है और उससे कहता है कि ये वही वॉच है जो कि उसने अपने बच्चे को दी थी, तो वो उसकी बात का विश्वास करे और उसे एक मौका दे। ये सुन के एडी मान जाती है और उस आदमी को पैसे दे देती है और वो तीनों निकल जाते हैं जंगल की ओर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। जब वो सभी आगे जा रहे होते हैं तो जंगल में हम कुछ क्रीचर्स को देखते हैं जो कि उन पर नज़र बनाए हुए थे। कुछ देर बाद वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें रेंजर का ऑफिस मिलता है और तभी वहाँ पर स्टैन नाम का रेंजर आता है, जो कि उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वो उसे बताते हैं कि दरअसल वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए आए हैं। तो स्टैन उनसे कहता है कि इस जंगल में जो कोई भी खोता है वो कभी आज तक नहीं मिला है, तो वो इन बातों में ना आए और वापस चले जाएं। लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि वो बिना उसे लिए वापस नहीं जाने वाले। बॉब उन्हें बताता है कि ये जंगल जैसा लोग सोचते हैं वैसा है नहीं, यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ भी रहती हैं जो कि आज तक अनएक्सप्लेन्ड है और किसी को नहीं पता कि आखिर वो चीज़ें क्या हैं। ये सुन के जे और एडी डर जाते हैं, लेकिन वो उससे कहते हैं कि वो अपने बच्चे को लिए बिना बिल्कुल नहीं जा सकते, इसीलिए वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे बॉब उन्हें एक ड्रग कार्टेल के पास लेकर जाता है, जहाँ पे उन्हें कई सारे लोग मरे हुए मिलते हैं जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाते हैं। बॉब उनसे कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इन लोगों ने उसे वादा किया था कि ये लोग उन्हें जान से मार डालेंगे और यही लोग उल्टा जान से मर गए हैं। जे उससे पूछता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है, तो बॉब उसे बताता है कि दरअसल वो एक फ्रॉड है और उसे $10,000 की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने ये आइडिया बनाया। उसे उसका बच्चा बिल्कुल भी नहीं मिला है, बल्कि उसका प्लान था कि वो यहाँ पर इस ड्रग कार्टेल के पास उन्हें लेकर आए ताकि ये लोग उन्हें जान से मार डालें और वो पुलिस को जाके ये बोल दे कि वो लोग जंगल में खो गए हैं, जिससे कि उस पर केस भी नहीं बनेगा और उसे पैसे भी मिल जाएंगे। एडी सुन के जैसे कहती है कि उसे पहले ही पता था कि ये फ्रॉड है, लेकिन वो उन पर गन तान देता है उन्हें जान से मारने के लिए। लेकिन तभी अचानक ये मुर्दा इंसान उठता है और उसे काट खाता है, जिससे कि वो गोली चल जाती है और जे के पेट में लग जाती है। एडी तुरंत जे को लेकर भागने लगती है ताकि वो रेंजर के ऑफिस में जा सके। और इधर बॉब के सामने कई सारे कैनिबल्स आ जाते हैं जो कि उसे जान से मार डालते हैं। अब एडी और जे भागते हुए स्टैन के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे स्टैन उनकी मरहम पट्टी करता है और उनसे पूछता है कि उन्हें किसी ने फॉलो तो नहीं किया। वो दोनों उसे बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा था या नहीं, लेकिन वो इतना जानते हैं कि एक मुर्दा इंसान जिंदा हो गया था और बॉब को उसने काट खाया और सभी मिलकर उसका मांस खाने लगे थे। स्टैन सुन के समझ जाता है कि उन लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। तभी जे स्टैन पे गन तान देता है और उसे कहता है कि वो उसे सारी बात बताए कि आखिर यहाँ पर कौन लोग हैं और उनसे क्या चाहते हैं। ये सुन के स्टैन उन्हें एक फ़ाइल दिखाता है और बताता है कि ये जंगल बहुत पुराना है और सालों से यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि इंसान का मांस खाते हैं। सरकार उन्हें फेरल नेशन बुलाती है और दरअसल वो जंगल में रह के पूरी तरह जानवर ही बन गए हैं। वो जानवरों की तरह चलते ही हैं और जानवरों की तरह काटते भी हैं और किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल में आज तक उनका जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार ने मना किया है कि उनके बारे में किसी को भी ना पता चले। ये सुन के चे और एडी हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि शायद उनके बेटे को भी उन्हीं कैनिबल्स ने किडनैप किया होगा। उसके बाद स्टैन अंदर जाता है ताकि वो वहाँ पर टीम बुला सके, क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो लोग ज़रूर फॉलो करते हुए उन्हें यहाँ पर आएंगे। तभी वो एक कांच को टूटा हुआ पाता है
और जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो सीलिंग की तरफ एक कैनिबल होता है जो कि उस पर अटैक कर देता है, तो वो उसे बचने लगता है। तभी वहाँ पर ढेर सारे कैनिबल्स आ जाते हैं जो कि स्टैन को पकड़ लेते हैं और उसे नोच खाते हैं। जे और एडी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं और सारे कैनिबल्स उनका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए उनके अड्डे पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो एक छोटे लड़के को देखते हैं जो कि हड्डियों के गद्दी पे बैठा हुआ था और उसके गले में वो वॉच थी जो कि उसके पिता ने उसे बचपन में दी थी। जे और एडी ये देखकर समझ जाते हैं कि वो उनका बेटा जेकब है और उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इन कैनिबल्स ने जेकब को अपना राजा बना रखा था और जब ये बूढ़ा कैनिबल उससे पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं, तो वो उन्हें बताता है कि ये डिनर है। तभी वो सारे कैनिबल्स उन पर अटैक कर देते हैं और उन दोनों को जान से मार डालते हैं और जेकब भी उनका खून पीता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यानी दोस्तों जेकब अपने माता पिता को पहचान नहीं पाया था क्योंकि वो 10 साल से उन फेरल्स के बीच ही रह रहा था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे पहचान लिया था। लेकिन वो उसे यकीन कैसे दिलाते कि वो उसके माता पिता हैं। दोस्तों ये थे आज के 2 एपिसोड्स। आगे के एपिसोड्स हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों एपिसोड में से आपको कौन सा एपिसोड बढ़िया लगा। मेरे को पर्सनली बाल डीमन वाला एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।